अरे रुको तुम। स्टूडेंट्स, जो ट्यूटोरियल 1 है आपका, इसकी डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 21 है। आप लोगों को कुछ डाउट कहीं पर कुछ हो रहा हो तो पूछ लीजिएगा किसी क्वेश्चन में भी, अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस। बट ट्राई टू सबमिट योर ट्यूटोरियल बिफोर 21। एक असाइनमेंट हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं ट्यूटोरियल 1 के लिए, जिसमें ड्यू डेट मैंने 21 ही दे रखी है। एंड जो आप लोगों का सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट इतना हो गया है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स तक डिस्कशन कर लिया है, अगर हम आज के लेक्चर को भी काउंट कर ले रहे हैं। एंड जो रिमेनिंग है सिर्फ 3 टॉपिक्स जो हैं, ये इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो, टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम और इंटरफेसिंग डिवाइसेस, ये 3 टॉपिक्स केवल आपके बचे हैं। तो ये 3 टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स और लगेंगे, तो ये तीनों टॉपिक्स भी आप लोगों के हो जाएंगे, 2 या हार्डली 3 लेक्चर्स में हो जाएगा। तो इट विल बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट वीक। तो आई थिंक बिफोर 21 ही ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड जैसे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से कवर हो चुके हैं अभी तक। ये फर्स्ट पार्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक आप लोगों को बताया था कि ये इतना पोर्शन तो हम लोग पहले ही कवर अप कर चुके हैं। और
अगर हम आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये तीनों भी हमने कवर कर दिए हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चंस तो ये कवर अप हो चुके हैं। इसके बाद हमने एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस कर लिया है और इंटरप्ट्स भी डिस्कस कर ली है। डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से हम लोगों को अभी आगे जो है स्टडी करना है। डिफाइन द टर्म इंस्ट्रक्शन सेट, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये यहाँ से हम लोगों को अभी डिस्कशन करना बाकी है। तो हम लोग ये क्वेश्चंस जो हैं मतलब मींस आपके जो 11 क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो इतने क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस आप लोग जो भी अटेम्प्ट करेंगे कॉपी पे करेंगे। तो पहली चीज़ कि जो भी कॉपी बनाइएगा वो आप लोग अपने पास अलग से रखिएगा, क्योंकि इसका सबमिशन हम जब कॉलेज ओपन होगा तो ट्यूटोरियल शीट्स का सबमिशन भी करवाएंगे। तो आप लोग जो भी ट्यूटोरियल्स लिखिएगा उसको रिटेन करके उस कॉपी को अपने पास रखिएगा सही सलामत। तो वो आप लोग सबमिट करेंगे हमारे पास में, तो वो आपका क्रॉस चेक होगा। एंड सेकंड थिंग, आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं अगर उस क्वेश्चन में, तो एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि हम अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें आपको एड्रेसिंग मोड्स माइक्रो प्रोसेसर के डिफ़ाइन करने हैं और उसके बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स। तो जब आप एड्रेसिंग मोड्स डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें पांचों एड्रेसिंग मोड्स लिख देंगे। और जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो जब भी एड्रेसिंग मोड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप लोग 1 से 2 एग्जांपल्स एड्रेसिंग मोड में मेंशन करेंगे। तो हर एक एड्रेसिंग मोड में, जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग अगर आप लिख रहे हैं तो कैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग वर्क कर रही है, क्या होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग में, जैसे कि बताया है कि जो ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ गिवन होता है। तो आपको उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो देना ही है, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी देने कंपलसरी हैं। ये क्वेश्चन में अलग से नहीं लिखा होगा, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एड्रेसिंग मोड्स की कोई भी एड्रेसिंग मोड जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो यू नीड टू स्पेसिफाई सम एग्जांपल्स आल्सो एंड इट इज़ कंपलसरी। तो आप लोगों को 1 से 2 एग्जांपल्स इसमें मेंशन करने होंगे एड्रेसिंग मोड्स में। इंटरप्ट में तो जैसा जितना हमने पढ़ाया है सफिशिएंट है। एड्रेसिंग मोड में भी हमने सफिशिएंट आप लोगों को मटेरियल दे दिया है। आप लोग चाहे तो उसमें जैसे डिपेंडिंग अपॉन की ग्रेविटी क्या है क्वेश्चन की, लाइक जैसे एग्जांपल में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें आप एग्जांपल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन एड्रेसिंग मोड से आपसे पूछा गया और 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप एड्रेसिंग मोड में एक लाइन लिख करके एक एग्जांपल लिख करके फुल मार्क्स नहीं पा सकते। उसके लिए आपको थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन ज़्यादा करना होगा और साथ ही साथ एग्जांपल्स भी 2 से 3 उसमें मेंशन करने होंगे, तब जा कर के वो 10 नंबर की ग्रेविटी का आपका आंसर बनेगा। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में खुद से डिसाइड करनी होगी कि कितनी किस ग्रेविटी का कितने मार्क्स का किस तरह का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। बट यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर आप 1 से 2 क्वेश्चन 2 एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं, वो सफिशेंट है। ऐसे ही जब भी किसी आर्किटेक्चर या उसके कंपोनेंट्स की बात होती है तो आपको आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के बाद में जितने भी उसके ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करना होगा। अब जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को डिस्कस किया है तो उसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू को शो किया है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक सीपीयू होता है, एक आपका मेमोरी यूनिट होती है, सॉरी कंट्रोल यूनिट होती है। उसके बाद में कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस उससे इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई। एंड इन सब का जो इंटरकनेक्शन है बसेस के थ्रू
वो इंटरकनेक्शन शो करना होगा। एंड इंटरकनेक्शन आप जब भी बनाएंगे तो इंटरकनेक्शन बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो डायरेक्शन होगी बसेस की वो डायरेक्शन क्या होगी। लाइक जैसे अगर इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड है तो जो एरो की डायरेक्शन होगी वो एरो की डायरेक्शन ऑलवेज इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ होगी। इस तरह से जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप एरो की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या शो नहीं कर रहे हैं तो उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा उस आंसर को। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अब इसी से हम अगर आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो एरो विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, एरो विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन ओनली इफ इट इज़ कनेक्टेड टू आउटपुट डिवाइसेस। सिमिलरली अगर मेमोरी से कनेक्शन कर रहे हैं तो मेमोरी से आपका बाई डायरेक्शनल होगा, तो आप सिंगल एरो भी इस तरह से लगा सकते हैं, या आप एक एरो इनवर्ड की तरफ शो कर दीजिए और एक एरो आउटवर्ड की तरफ शो कर दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। तो जो जब भी हम यहाँ पर ये डेटा फ्लो या एड्रेस फ्लो की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, एड्रेस फ्लो शो कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन शो करना मस्ट है। ये डायरेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि बसेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक अलग से टॉपिक हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में स्टडी करते हैं। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे, लाइक एक आर्किटेक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ब्लॉक्स तो हम ड्रॉ कर रहे हैं बट डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो आपको शो करना मस्ट है। ये नहीं है कि जनरल जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स में ब्लॉक डायग्राम्स स्टडी करते हैं तो हमने ब्लॉक डायग्राम्स बना दिया, सिंपल जो है लाइंस ड्रॉ कर दी, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से 3-4 ब्लॉक्स हैं अलग अलग चीज़ के, और हमने सिंपल क्या किया कि इस तरह से ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी और ब्लॉक डायग्राम हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में ये कल्चर नहीं चलता है। माइक्रो प्रोसेसर में जिस तरह से एरोज़ की डायरेक्शन है वो एरोज़ की डायरेक्शन प्रॉपरली शो करनी ज़रूरी है। इसी तरह से स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ एड्रेस बस एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो। तो ये आप लोगों को हमने एक डायग्राम शेयर किया था, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि इंफॉर्मेशन फ्लो का क्या डायरेक्शन है, जो कि हम अभी आर्किटेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं इनपुट डिवाइस से तो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, टूवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर। एंड जब भी हम कोई भी आउटपुट डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इज ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो यू विल बी ईजली एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ऐसे ही एड्रेस बस का फंक्शन क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें मेमोरी में देर आर लॉट्स ऑफ लोकेशंस एंड which data has to be chosen, it is decided by the address of the data, and always the address of the data is specified in instructions, and as per that address data has been fetched by microprocessor, and address of the data always travels through the address buses, बिकॉज जो भी बसेस माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ हो रही वो स्पेसिफिक बसेस हैं। एड्रेस के लिए अलग बस है, डेटा के लिए अलग बस है, एंड कंट्रोल सिग्नल्स के लिए अलग बसेस है। हाउएवर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस इज ऑल्सो यूज, जो कि हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कुछ जो बसेस होती हैं वो एड्रेस और डेटा बस में कॉमन होती हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक पर आएंगे। ऐसे ही एनलिस्ट ऑल द ऑपरेशंस कॉमनली परफॉर्म बाय एमपीयू एंड एक्सप्लेन देम। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं मेनली 4 ऑपरेशंस हैं।
नोट्स में भी हमने इन चीज़ इसको इंक्लूड किया हुआ है। और वो 4 ऑपरेशंस क्या हैं? एक तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर को जो भी उसके साथ मेमोरी अटैच्ड है उससे डेटा को रीड और राइट करने के लिए, इन केस की डेटा मेमोरी से कॉल हो रहा है एंड मेमोरी में राइट हो रहा है, तो ये हमारा जो ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशंस हो गए, एक मेमोरी से रीड करना, एक मेमोरी से राइट करना। और इसी तरह से इन केस कि डेटा को हम आईओ डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस से रीड कर रहे हैं, तो ये एक इनपुट रीड का काम हो जाएगा। ऐसे ही आउटपुट राइट होता है, मीन्स अगर हम आउटपुट पे कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो हमारा आउटपुट रीड हो गया। तो इसको शॉर्ट में इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट बोलते हैं, और ऐसे ही मेमोरी रीड और मेमोरी राइट बोलते हैं एक साथ, बिकॉज ये दोनों वर्क जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में सिंगल पिन्स इनके लिए असाइंड है। एक पिन होती है, ये हम लोग अभी पिन डायग्राम जब स्टडी करेंगे तो बताएंगे। IO/M बार एक पिन होती है, मीन्स कि जब ये सिग्नल हाई होगा यानी 1 होगा तो उस टाइम पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड राइट का वर्क होगा। जब ये सिग्नल 0 होगा तो इट मीन्स कि मेमोरी से रीड राइट का काम होगा। तो एक ही पिन से हमें ये सिग्नल मिल जाते हैं, बिकॉज जो रीड और राइट का वर्क है, ये रीड राइट का वर्क एट अ टाइम किसी एक ही डिवाइस के थ्रू हो सकता है। मीन्स कि या तो ये डेटा रीड करेगा तो इनपुट डिवाइस से रीड करेगा, या तो मेमोरी से रीड करेगा, किसी एक ही से रीडिंग का ऑपरेशन होगा। इसीलिए हम एक ही पिन से ये डिसाइड करते हैं कि डेटा को हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड राइट कर रहे हैं या मेमोरी से रीड राइट कर रहे हैं। तो ये पिन्स के बारे में हम लोग जब 8085 का पिन डायग्राम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी पिन है, किस तरह से वर्क करती हैं। तो ये जो जितने भी फंक्शंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जब हम स्पेसिफिकली 8085 का आर्किटेक्चर और उसका पिन डायग्राम और उसकी इंस्ट्रक्शंस जब स्टडी करेंगे तो ये फर्स्ट यूनिट आपको बिल्कुल इतनी सिंपल लगने लगेगी कि इसमें कुछ है ही नहीं। रेस्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें बहुत कुछ बताने वाला नहीं है। नोट्स भी हमने सभी शेयर कर दिए हैं, जिसमें आपको इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू में क्या डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर क्या होता है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब जिनके लिए आपको नोट्स की भी ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स ठीक से किए होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिमाइंड होंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आई डोंट थिंक कि इनके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल नोट्स हमने शेयर कर रखे हैं, और ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन से आप गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। दिक्कत कहाँ पर होगी? जब हम थोड़ा सा डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर्स में जाते हैं तो वहाँ पर से हमें कुछ स्पेसिफिक आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि एनपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर को जब हम एज अ सीपीयू यूज़ करते हैं तो इन दैट केस वो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऐसे ही ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन सब कवर अप हो चुके हैं। आप लोग अगर कहीं किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कि उसमें कितना हमको कितना लिखना है या क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, इस चीज़ का कोई डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं।
एंड इसी तरह से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात करेंगे। तो जहाँ तक टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं जैसे डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स तक, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स। तो इसमें जो हम लोगों ने आज वो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, जो एक चार्ट स्टडी किया था जिसमें कि पहला क्लासिफिकेशन सीरियल और पैरेलल पे था, फिर देन सिंक्रोनस असिंक्रोनस था, फिर प्रोग्राम्ड आईओ था। तो इस तरह से जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होगा। ऐसे ही नेम डिफरेंट हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन कौन सी हैं उनके आपको यहाँ पर नेम्स देने, उनकी लिस्टिंग करनी है। एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं, सिर्फ यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को मेंशन करनी है। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंटरप्ट। ये आप लोगों ने जो लेक्चर किया है उसके बेसिस पे आप लोगों को इसका आंसर लिखना है कि इंटरप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं, लाइक जैसे किसी बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं एंड बिल्डिंग की बात करते हैं कि बिल्डिंग ऑटोमेटेड बिल्डिंग है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी बिल्डिंग में फायर सिस्टम के लिए कि इन केस अगर इमरजेंसी में कोई मतलब कोई कहीं कोई फायर इवेंट या कहीं कोई स्मोक वगैरह कुछ जनरेट हो रहा है, तो उस केस में सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो स्मोक को डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद में फिर वहाँ पर कुछ वाटर आउटलेट्स भी रूफ टॉप पे लगे हुए होते हैं। ये चीज़ आपने मॉल्स में भी देखी होगी जिनके थ्रू जो है वाटर की शावरिंग की जाती है। तो इन दिस केस क्या होता है कि ये जो स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, जनरली क्या है कि सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है आपका, चाहे एयर कंडीशन हो वो चल रहा होगा, कहीं एग्जॉस्ट चलना होगा एग्जॉस्ट चल रहा होगा, अदर जो भी इन्वायरमेंट कंट्रोलिंग हो रही होगी वो हो रही है, बिलिंग सिस्टम चल रहा है, तो सब चीज़ ऑटोमेटिक अपने आप जो है सब कुछ चल रहा है। बट इन केस जैसे ही स्मोक डिटेक्शन होता है तो उस केस में क्या है, मान लीजिए वहाँ पर कोई कंट्रोलर लगा हुआ है तो वहाँ पर एक इंटरप्ट सिग्नल गया है, और इंटरप्ट सिग्नल जाते ही प्रोसेसर को क्या पता चलेगा कि वहाँ पर कहीं कोई फायर इवेंट टाइप की चीज़ हुई है, कहीं पर कुछ फायर हो गया है। अब उस फायर के केस में अब माइक्रो प्रोसेसर को नेक्स्ट क्या करना है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो फायर अलार्म्स लगे हुए होते हैं उनको एक्टिवेट करना है, तो फायर अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड जो वाटर की शावरिंग होनी होती है उन आउटलेट से, वो वाटर की शावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर या जो भी प्रोसेसर कंट्रोलर लगा हुआ होता है वो क्या करता है, वो करंट जो भी वर्क चल रहे होंगे उनको पॉज कर देगा, और इस इंटरप्ट को, ये जो स्मोक डिटेक्शन हुआ या फायर डिटेक्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम वहाँ पर स्टोर था कि मीन्स फायर अलार्म को जो है अलर्ट करना है और वाटर की शावरिंग यानी उसको ऑन कर देना, तो ये वर्क करने लगेगा और रेस्ट सारे फंक्शंस जो है उनको वो पॉज कर देगा। तो ये मतलब एक तरह से कि क्या इंटरप्ट होता है, मतलब अचानक से कोई इम्पॉर्टेंट टास्क आया और उस इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करना प्रायोरिटी हो गया, और जो नॉर्मल ऑपरेशंस चल रहे थे वो सारे ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं या उनको पॉज लग जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि जब तक कि उस इंटरप्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेट ऑफ रूल्स या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड है वो सारी की सारी परफॉर्म नहीं हो जाती। स्पेशल पर्पस जनरल पर्पस रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर में, तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो हमारे कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, जैसे बी सी डी ई,
हम लोगों ने एक डायग्राम स्टडी किया था, उसमें हमने आपको माइक्रो प्रोसेसर के कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स शो किए थे। ये इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ये जो हमारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं, जिनमें टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है। विच बस इज़ बाई डायरेक्शनल एंड वाई? तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है। और क्यों बाई डायरेक्शनल होती है? बिकॉज कि जो डेटा का फ्लो है वो बोथ डायरेक्शंस में होता है। माइक्रो प्रोसेसर को डेटा रिसीव भी करना होता है जब उसे इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट है, एंड जब उसे आउटपुट डिवाइस पे कोई डेटा को सेंड करना है तो डेटा जो है वो आउटवर्ड भी होता है। इसीलिए डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है। फ्लैग्स क्या है? फ्लैग के बारे में हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, जब 8085 में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मल जैसे हम जो फ्लैग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बुक्स में भी हम लोग बुक मार्क्स लगाते हैं, स्टिकी नोट्स लगाते हैं बुक में, तो वो क्या फ्लैग्स हम जो मार्क करते हैं बुक्स में, तो वो इसलिए करते हैं सो दैट कि हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको हमें फ्लैग करना है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, और जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इस फ्लैग मार्क के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर लें। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, एक फ्लैग रजिस्टर यूज़ होता है। ये फ्लैग रजिस्टर क्या वर्क करता है कि जो भी आंसर आया है, मीन्स एएलयू ने को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया और एएलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। अब कुछ अदर फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा के, मतलब उस आंसर को जो भी एक्यूमुलेटर में सेव हुआ है उसको स्पेसिफाई करने के लिए। लाइक कि जैसे कि जब भी डेटा आंसर आता है तो आंसर में हमें ये नहीं पता चलता है कि दिस आंसर इज इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव, तो फॉर दैट पर्पस हमें फ्लैग की ज़रूरत पड़ेगी। या मान लीजिए कि हमने दो 8 बिट के डेटास को ऐड किया, और ऐड करने के बाद में एक कैरी जनरेट हो गया। जैसे कि नॉर्मल हम लोग एडिशन करते हैं, तो मान लीजिए हम सिंगल बिट का एडिशन कर रहे हैं, और सिंगल बिट के एडिशन में लाइक हमने 4 + 3 को ऐड किया तो इट कम्स 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट के स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन यहीं पर अगर हम 4 में 7 को ऐड करें, इन दिस केस क्या होगा, ये आ जाएगा 11। तो 11 के केस में हमें दो स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी टू स्टोर 1 एंड 1। अब माइक्रो प्रोसेसर में भी वही चीज़ है, मान लीजिए 8 बिट का डेटा है और 8 बिट का डेटा है, दो 8 बिट के डेटा है, उनको हमने ऐड किया, तो जब कैरी नहीं जनरेट हो रहा है तब तक तो ठीक है कि जो रिज़ल्ट आया वो स्टोर हो गया। अब जब ओवरफ्लो हो रहा है डेटा, मींस जब कैरी एक और जनरेट हो रहा है, तो रजिस्टर तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 8 बिट का ही है, तो जो कैरी आएगा, जो एक्स्ट्रा बिट आएगी वो कहाँ जाएगी? तो जो कैरी जनरेट हो रहा है दैट इज स्टोर्ड इन एज अ फ्लैग कि दिस आंसर दिस डेटा हैज़ ए कैरी ऑल्सो। तो वो चीज़ हम फ्लैग में स्टोर करते हैं, और हमें ऑलवेज फ्लैग्स का स्टेटस देखने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जब तक हम फ्लैग्स का स्टेटस नहीं देखते हैं आवर आंसर इज़ इनकम्प्लीट। इसी तरह से कुछ और भी फ्लैग्स हैं, टोटल 8 बिट का फ्लैग होता है। 8 इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन फ्लैग रजिस्टर्स। तो वो जब हम 8085 का डिस्कशन करेंगे तो फिर उसमें आप लोगों को बताएंगे कि वो आठों बिट्स क्या हैं और
किसका क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है, और कौन सी बिट क्या इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो एक्यूमुलेटर के थ्रू होते हैं। जो आंसर स्टोर होते हैं वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं, और जैसे फ्लैग्स वगैरह है तो वो एक्यूमुलेटर के ही डेटा के अकॉर्डिंग सेट रिसेट होते हैं। तो एक्यूमुलेटर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रजिस्टर है प्रोसेसर का। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका भी आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस कैन बी एड्रेस्ड बाय योर माइक्रो प्रोसेसर विद 14 एड्रेस लाइंस। तो 14 एड्रेस लाइंस का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 14 लाइंस हैं। तो 14 लाइंस है तो इट मीन्स कि अगर हम कोई भी बाइनरी लोकेशन यहाँ पर डाल रहे हैं तो इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑल ज़ीरोज़ यानी 14 ज़ीरोज़ होंगे, और कहाँ तक जाएगा, एक एक बिट चेंज होगी और ऑल वंस तक जाएगा। तो अब इसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी मेमोरी लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर हम 2 to the power 14 करते हैं तो ये 2 to the power 14 का मतलब है उतने मेमोरी लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकता है, उतनी इसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है। तो 2 to the power 14 कितना आएगा, क्या कोई बता सकता है? आई थिंक ये 8 KB के आसपास आना चाहिए। सिक्सटीन, इट कम्स 16 KB। 2 to the power 14 आप कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे, शायद यही आंसर आएगा 16 KB का। तो इतनी मेमोरी को वो एड्रेस कर सकता है। ये आप बुक में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप लोगों को इनके आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। ये भी जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स मेक अ वर्ड ऑफ 32 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो कितने बाइट्स 32 बिट्स का वो करेंगे, टोटल 4। तो 4 बाइट्स मिलकर के 32 बिट्स बनाएंगे, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो टोटल 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका आंसर 4 हो गया, इसका आंसर 16 KB हो गया। अब स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन अ 2K मेमोरी चिप। इसको आप लोग जो है सर्च करिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर सर्च करिएगा आप लोग। नहीं मिलेगा तो हमसे पूछेगा, हम बताएंगे कि ये क्या इसका आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो अभी पूछ लीजिए।
स्टूडेंट्स आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिएगा। अटेंडेंस अभी नहीं लिए तो अटेंडेंस ले लेंगे। बट डेडलाइन याद रखिएगा कि 21 डेडलाइन है, तो 21 तक या उससे पहले ही आप लोग ट्यूटोरियल शीट सबमिट कर दीजिएगा, सो दैट कि थोड़ा सा इवैल्यूएशन के लिए भी टाइम मिल जाए। तो इस क्लास को हम एंड करने जा रहे हैं। आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिए तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं।